हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का महाप्रिया कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की पार्ट नंबर 12 लेकर आए हैं। ठीक है, ये अपन करेंगे। और इससे पहले वाला पार्ट जो 11th वाला पार्ट था, जिसमें अपन ने देखा था कि बोर मॉडल द्वारा कोणीय संवेग का क्वांटीकरण किस प्रकार होता है, वो अपन ने देखा था। बोर मॉडल अपना पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कमियां जो इसमें रह गई थी वो अपने को करना है। जो क्या क्या कमियां रही वो अपन देखेंगे आज भी। बोर मॉडल की क्या कमियां हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद बीएड थर्ड ईयर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए क्या क्या कमियां रही इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो परमाणु की संरचना के लिए परमाणु की संरचना के लिए बोर का मॉडल परमाणु की संरचना के लिए बोर का मॉडल उसके स्थायित्व परमाणु की संरचना के लिए बोर का मॉडल उसके स्थायित्व, उत्सर्जन, अवशोषण, ये चीजें अपन ने पढ़ ली। देखो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लेता हूं। स्थायित्व, उत्सर्जन, अवशोषण तथा वर्णक्रम की व्याख्या करने में अत्यधिक सफल हुआ। थ्योरी, बस अपने को थ्योरी लिखनी इसके अंदर। भाई अपन ने क्या देखा कि जो बोर का मॉडल था वो परमाणु की संरचना के लिए बोर का मॉडल उसके स्थायित्व का मतलब किस प्रकार अलग अलग उसकी स्थायी कक्षा थी, पर्टिकुलर फिक्स। ठीक है, उत्सर्जन कैसे एनर्जी उत्सर्जित हो रही, अवशोषित हो रही, तो उत्सर्जन, अवशोषण तथा वर्णक्रम का मतलब वो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी जो आपको मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करा रखी है बीएससी थर्ड ईयर वाले ने। आपको क्या ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं, इसलिए मैंने आपको इसमें नहीं करवाया बीएड वालों को। ठीक है, तो वर्णक्रम आदि की व्याख्या करने में तो ये क्या हुआ, अत्यधिक सफल हुआ। लेकिन कुछ ऐसे रीजन रहे उसके लिए ये नहीं कर पाया। फिर भी बोर का सिद्धांत, आगे लिखेंगे अपन, फिर भी बोर का सिद्धांत कुछ ऐसी चीजें रह गई। फिर भी बोर का सिद्धांत अनेक तथ्यों की व्याख्या करने में असफल रहा। अनेक तथ्यों की व्याख्या करने में असफल रहा। फिर भी बोर का सिद्धांत अनेक तथ्यों की व्याख्या करने में असफल रहा। थ्योरेटिकल टॉपिक है, अपने को पूरी थ्योरी लिखनी। आइए अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे किस किस में ये कमी रही। तो आइए अपन पॉइंट से पॉइंट लिखते हैं। यस, पहली क्या हो जाएगी यहां पर, बोर का परमाणु। पहली लिखेंगे अपन बोर का सिद्धांत एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु। बोर का सिद्धांत एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है ना, हाइड्रोजन, और क्या हो गया आपका हीलियम आदि के लिए उपयुक्त हैं। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी आए। वो क्या है आपके कि लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में, बोर सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है। बोर सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है।
बोर सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि कमी क्या रहेगी, वो सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, उसी के लिए काम हुआ। अपन ने देखो डबल इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने सारी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, सेकंड इसकी कमी क्या रही, सेकंड कमी अपन लिखेंगे बोर सिद्धांत में बोर सिद्धांत में नाभिक को परमाणु में स्थिर माना जाता है। बोर सिद्धांत में नाभिक को परमाणु में क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है। बोर सिद्धांत में नाभिक जो है ना, वो परमाणु जो आपका पूरा गोला बना उसके अंदर क्या एक जगह रुका हुआ है, स्थिर माना जाता है। जबकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि नाभिक में भी कोणीय गति संभव है। नाभिक में भी कोणीय गति संभव है। दो चीज़ें हो गई। दूसरा स्टेटमेंट अपन ने क्या लिखा कि अपन ने बोर मॉडल देखा, उसके अंदर अपन ने नाभिक को स्थिर माना था परमाणु के अंदर, लेकिन एग्जिट किया था आपका बोर मॉडल नाभिक के अंदर क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, आइए तीसरी कमी लिखते हैं अपन। बस आपको ऐसे लिखनी है ना कमी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ। पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको बोर मॉडल की कमी आ रही है, भाई क्या क्या कमी रहेगी, तो अपन बता रहे हैं। तीसरी कमी लिखेंगे अपन परमाणु की कक्षाएं वृत्ताकार मानी गई। परमाणु की कक्षाएं कैसी मानी गई, वृत्ताकार मानी गई। पता है अपने को, अपन ने देखा बोर मॉडल के सारी कक्षाएं क्या होती है, वृत्ताकार होती है। परमाणु की कक्षाएं वृत्ताकार मानी गई, जबकि कुछ कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी होती है, देखा जाए तो रियल में, जबकि कुछ कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, जबकि कुछ कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं। ठीक है भाई, अपन ने देखा कि बोर मॉडल के अंदर वो कक्षाएं कैसी मानी गई थी, वृत्ताकार मानी गई थी, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं था। कुछ कक्षाएं कैसी थी, दीर्घवृत्ताकार भी की, जिसका बोर मॉडल में कोई उल्लेख नहीं, जिसका बोर मॉडल में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपन ने बोर मॉडल पढ़ा था, और बोर मॉडल में अपन ने क्या देखा था कि जो परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, मतलब सर्कुलेशन मोड में होती है। लेकिन इसको एग्जैक्ट तरीके से देखा जाए, जब अपन इसको स्टैंडर्ड रूप से पढ़ते हैं, तो जो परमाणु मॉडल होता है उसके अंदर सारी कक्षाएं सर्कुलेशन मोड में नहीं होती। कुछ कक्षाएं इलिप्स, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्ताकार, तो कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं जो आपकी दीर्घवृत्ताकार मोड में भी होती है। इस प्रकार से ये भी क्या रही, कमी रही। फिर इसमें क्या पाया कि जब अपन लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, वो अपन चीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी संरचना बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एग्जैक्ट। तो अपन अगली लिखेंगे कि आपकी चौथी कमी होगी कि वर्णक्रम रेखाओं में पाई जाने वाली वर्णक्रम रेखाओं में पाई जाने वाली जो आपकी लाइन बनती है उसके अंदर वर्णक्रम रेखाओं में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या, सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, इससे नहीं की जा सकती, इससे नहीं की जा सकती। ठीक, एक और है पांचवी, वो है कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का, कोणीय संवेग के
क्वांटीकरण का कोई 5 से इसलिए लिखा रहा हूँ, देखो कि क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि बोर मॉडल की कमी लिखिए, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कम से कम 5 या 6 इसकी लिख सकते हैं। तो कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं दिया गया, कोई सैद्धांतिक आधार नहीं दिया गया। ठीक है, 5 आपकी होगी, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं दिया गया। और एक और लिखेंगे अपन लास्ट 6 है ना, आप लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखकर। 6 हो जाएगी आपकी बोर का सिद्धांत जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, जीमान प्रभाव। एक तो जीमान इफेक्ट देखेंगे, एक अपन देखेंगे स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, नहीं कर सका। जीमान प्रभाव और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है अपन आगे देखेंगे, आगे आपके सिलेबस में आएंगे। तो ये हो गई अपने पास बोर मॉडल की कमियां, कि बोर मॉडल की कमियां कौन कौन सी थी, ये अपने पास कंप्लीट। ठीक है, आप इसको नोट्स बना लेना। ठीक है, ध्यान रखना दोनों क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएड थर्ड ईयर दोनों के क्वांटम मैकेनिक्स उसके अंदर हो रही है। या मैं मिटा रहा हूँ, इसलिए मिटा रहे हैं अपन क्योंकि आपको पता बोर्ड अपने क्या पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है, और हर एक चीज़ लिखने के लिए आपको पता पूरा बोर्ड क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए। ठीक है, और एक बात और, आपके क्या हो रहा है, देखो कुछ एक वीडियो कट रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने कुछ लिखा तो दिख नहीं रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको आप लिख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ वैल्यू लिखी हो आपको पूरा नहीं दिख रही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ बोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या एडिट करते समय वो इधर का साइज़ का पोर्शन क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, अब मैं हालांकि आगे अब मैं मतलब पूरा ध्यान रखूंगा। मैंने क्या कल वीडियो देखा था तो उसके अंदर देखा था कि इधर का जैसे मैंने कुछ पढ़ाया हुआ तो इधर का नहीं दिख रहा आपको, या इधर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे बोल पकड़िए और फिर वहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको लिखिए। ठीक है, तो अब आइए, आपकी बीएड थर्ड ईयर की पहली यूनिट पूरी कंप्लीट है, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको यहीं से करना है। जब ऑनलाइन क्लास रहेगी तो उसके अंदर मैं आपको और किस प्रकार न्यूमेरिकल होता है मैं आपको करवा दूंगा। नहीं तो अपन जैसे नवंबर के अंदर जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है अभी खुलने वाला है, तो अपन उस समय क्या करेंगे, ऑफलाइन के रूप में आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ये यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, बीएड थर्ड ईयर वालों के क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे सेकंड, लेकिन बीएससी वालों के ध्यान रखना पहली यूनिट ही चल रही है, उसमें जैसे कुछ एक टॉपिक थे जैसे बोर मॉडल वाला, वो आपके तीसरी यूनिट में आता है। बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स आपके तीसरी यूनिट में आता है। अब जो अपन आगे बढ़ेंगे वो यूनिट सेकंड वो आपके बीएससी थर्ड ईयर वालों के यूनिट फर्स्ट में ही। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यूनिट सेकंड, आपकी पहली यूनिट पूरी कंप्लीट है, आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। ठीक है, या इसको थोड़ा नीचे लिख दो आप, दिखने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो यूनिट नंबर सेकंड, यस यूनिट सेकंड आपकी स्टार्ट हो रही है बीएड थर्ड ईयर के लिए। और पहला टॉपिक है आपका डे ब्रोगली परिकल्पना। डे ब्रोगली जो साइंटिस्ट हुआ था उसने अपनी जो गतिशील तरंग जो भी होती है उसकी एक तरंग दे रही थी। भाई जो तरंग गतिशील है उसको अपन क्या बोलेंगे, तरंग देरी बोलेंगे, और वही कहलाई डे ब्रोगली तरंग देरी। तो अपन डे ब्रोगली तरंग देरी का रिलेशन निकालेंगे, वो अपने को देखना है। तो अपन सबसे पहले वाला टॉपिक है आपका डे ब्रोगली परिकल्पना। अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट दिया गया, उसकी क्या परिकल्पना है। साइंटिस्ट है डे ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली, कभी कभी अपन डी भी लिख सकते हैं, डी इंग्लिश में लिखते हैं इसलिए अपन बोलते हैं डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली ने अपना एक रिलेशन दिया था, उसके बारे में अपने पढ़ना है। ठीक है, तो अब अपन इसमें सबसे पहले लिखेंगे, आपको पता है प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैतीय होती है, डबल रूप में होती है, यानी कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश की इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वैतीय प्रकृति बोलते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की जो प्रकृति होती है कण तथा तरंग, प्रकाश की प्रकृति कण तथा तरंग दोनों रूपों में होती हैं। प्रकाश की प्रकृति कण तथा तरंग दोनों रूप में होती हैं, दोनों रूप में होती हैं।
इसे प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति, डबल बॉन्ड कहते हैं जिसको अपन, ठीक है, इसे प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको पता है अच्छे से कि प्रकाश अपना दो रूपों में पाया जाता है, कण रूप में पाया जाता है और तरंग रूप में पाया जाता है। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति कहते हैं। अब इसी में आगे लिखेंगे, प्रकाश की कुछ घटनाओं, प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे, कौन कौन सी घटना, जैसे अपन लिखेंगे प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, सब अपन ने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या अपन कैसे कहेंगे, तरंग सिद्धांत के आधार पर करेंगे। जबकि कुछ घटनाओं जैसे, जबकि अपन ऐसे थ्योरी लिख रहे हैं ना, जनरली ये चीज़ होती है। डे ब्रोगली संबंध अपन इसमें आगे देखेंगे, लेकिन क्या होगा तो अपन ऐसे बता सकते हैं। ये आदि की व्याख्या अपन तरंग सिद्धांत के आधार पर करते हैं। जबकि कुछ घटनाओं जैसे, जबकि कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पिटेंट प्रभाव, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया अपन ने, एक अपन ने कॉम्पिटेंट प्रभाव, ये भी पढ़ लिया अपन ने। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इसी बार अभी रिसेंटली जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर आया ये पूछ लिया गया है। इस साल 100% कॉम्पिटेंट प्रभाव आएगा। दो वेवलेंथ का अंतर है ना, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h/MEC 1 माइनस कोस फाई, या यूँ कहे तो h/MEC पूरा कॉन्स्टेंट है, जिसको अपन ने कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य बोला था और जिसका मान है 0.0242, ठीक है, ऐसा अपन निकाल सकते हैं। तो कुछ घटनाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पिटेंट प्रभाव आदि की व्याख्या कण सिद्धांत पर, आदि की व्याख्या अपन कैसे करते हैं, कण सिद्धांत पर। देखो अपन क्या लिख रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, कण तथा तरंग दोनों रूपों में पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे अगर व्यतिकरण, विवर्तन अपन पढ़े, ध्रुवण, तो वो तो तरंग सिद्धांत, प्रकाश एक तरंग के रूप में अपन देखते हैं। जबकि कुछ घटना जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पिटेंट प्रभाव देखते हैं, इसमें कैसे होता है, आपका प्रकाश एक कण के रूप में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे घटना है जिसके अंदर दोनों सिद्धांत आधारित होते हैं। तो इसी के अंदर अगर आप आगे लिखेंगे, थ्योरी आप आगे लिखना है ना इसी में, कॉम्पिटेंट प्रभाव आदि की व्याख्या कण सिद्धांत पर। जबकि कुछ घटनाओं जैसे, जबकि कुछ घटनाओं जैसे, कुछ और भी घटनाएं होगी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जबकि कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन आदि की व्याख्या दोनों सिद्धांत पर आधारित है। आदि की व्याख्या दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है जो सिर्फ किस पर, कण प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तरंग प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों पर होंगे, कण और तरंग दोनों प्रकृति होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति होती, प्रकाश की द्वैत्व प्रकृति होती है। बस आपको ये लिखना है।
प्रकाश की दैत्य प्रकृति कैसे होती है अपन ने देख लिया, ठीक है। ये क्या हुआ एक्चुअली, मैंने बीएससी थर्ड ईयर के जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर उसमें एक बार मैंने देखा हुआ क्वेश्चन आया हुआ एक दो बार कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति के बारे में समझाए, तो बस आपको यही लिखना। अब बीएड वालों के क्यों हुआ कि बीएड वालों का भी आपका कोई पेपर हुआ ही नहीं, क्योंकि इस साल होता पेपर, लेकिन इस साल क्या हुआ आपके बीएड वालों को क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया कोविड-19 की वजह से। तो अभी आपके जो अगला पेपर होगा उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटा सा कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति के बारे में समझाइए, तो आपको बस जो मैंने लिखा है वो लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। दो प्रकार की प्रकृति होती है, कण रूप में पाया जाता है और तरंग रूप में पाया जाता है। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि वास्तव में दे ब्रोगली परिकल्पना कहती है, इसी के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे। तो आइए आप किस प्रकार बताया इसने दे ब्रोगली परिकल्पना को। हाँ, वैज्ञानिक हुआ था लुईस डी ब्रोगली। वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं ना। वैज्ञानिक हुआ था लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में। ये बताया था, देखो एक चीज आप ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति के बारे में किसे समझाया था, वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में इसके बारे में समझाया था। ये चीज आप ध्यान रखना है ना, वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली हुआ था, उसने ये चीज समझाई थी। तो वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में प्रकाश की दैत्य प्रकृति के आधार पर एक परिकल्पना दी। अब वो क्या परिकल्पना दी वो अपन लिखेंगे कि लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की दैत्य प्रकृति के आधार पर एक परिकल्पना दी, और वो परिकल्पना क्या है, गतिशील द्रव्य कण। एक कण द्रव्य यानी पदार्थ का कण गतिशील, उससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होती है, गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध, कैसे लिखेंगे अपन, गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं अपन, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यह उसने स्टेटमेंट दिया था। देखो वैज्ञानिक हुआ था लुईस डी ब्रोगली, उसने बताया था कि कोई भी द्रव्य का मतलब मैटर होता है, कोई भी मैटर अगर उसका कण क्या है, कंटिन्यू गतिशील है, तो उससे संबंध जो तरंग दैर्घ्य बनेगी उसको अपन बोलेंगे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कह देंगे। अब अपन निकालेंगे लेंगे तरंग दैर्घ्य, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है अपन निकाल रहे, ठीक है। तो इसी के अंदर अपन देखेंगे, टॉपिक आपका ये है ना परिकल्पना, तो इसी के अंदर अपन देखेंगे डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है आपका, डी ब्रोगली रिलेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं डी ब्रोगली संबंध। डी ब्रोगली संबंध तो अपन लिख सकते हैं, देखो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अपन लिखेंगे ऐसे, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर एच म्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, E बराबर एच म्यू। यदि फोटोन, यहाँ पर प्रकाश क्या एक फोटोन के रूप में है, क्वांटम थ्योरी में अपन क्या देखेंगे, प्रकाश एक फोटोन के रूप में जाता है। यदि फोटोन का द्रव्यमान, यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो अपने पढ़ा था है ना, आइंस्टीन ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन ऊर्जा संबंध क्या कहता है आपका, E बराबर mc²। ये होता है आइंस्टीन ऊर्जा संबंध। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर एच म्यू और आइंस्टीन के संबंध के अनुसार E बराबर mc²। दोनों मान किसके हैं, देखो E के, समीकरण 1 व 2 से देखिए आप दोनों मान किसके, दोनों मान अपने पास E के है, तो अपन एच म्यू को किसके बराबर बता सकते हैं, एच म्यू बराबर mc²। ठीक है, यह आपने को पता, देखो
आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी। इज इट क्लियर? एच सी अपॉन लेमडा बराबर क्या आ गया अपने पास, एम सी। यहाँ पर वापस ऊपर लिखता हूँ एम सी, एक सी से एक सी अपना कट गया। मतलब यहाँ पर तो अपने एक बार पूरे लिख दिया, एच सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक सी से एक सी आपका कट गया। यहाँ पर अगर आपने एक सी से एक सी काट गया तो अपने पास क्या बच गया, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। एच अपॉन लेमडा बराबर क्या बन गया, एफ सी। अब अपने को पता है चूंकि फोटोन का जो संवेग होता है ना, फोटोन का संवेग हमेशा p बराबर एम सी लिखते हैं, ध्यान रखना। वेग p बराबर क्या होता है, एम वी। वी की जगह अपन यहाँ पर अपन वेग क्या लेकर चल रहे हैं, सी लेकर चल रहे हैं। तो फोटोन का वेग हमेशा अपन सी लेते हैं, क्योंकि प्रकाश एक पूरा पुंज के रूप में क्या करता है, गमन करता है, जिसको अपन फोटोन के रूप में बोलते हैं। p बराबर एम सी। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया यहाँ से h अपॉन लेमडा बराबर p। h अपॉन लेमडा बराबर क्या हो गया अपने पास, p, या यूँ कहे तो लेमडा बराबर h अपॉन p। यह आपकी डी ब्रोगली रिलेशन का संबंध है। लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। गतिशील द्रव्य कण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो उस कण के संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस ये आपका डी ब्रोगली रिलेशन, ऐसे ही लिखना आपको। अच्छा टॉपिक है आपका। डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है वो समझाइए। अगर आपको मैं बस ये लिखना, अब अपन क्या बनाएंगे इसका ग्राफ। अगर मैं आपको लेमडा और पी के मध्य ग्राफ खींचूँ तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो अपन 2 स्टेप में इसका ग्राफ खींचते हैं। आइए 2 स्टेप में कैसे हो जाएगा। एक बार तो हो जाएगा आपका डे ब्रोगली रिलेशन में चल रहा है, ध्यान रखना है ना। ये एक बार तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, इधर तो हो गया आपका लेमडा और इधर हो गया आपका पी। तो अपने को पता ग्राफ कैसा आ जाएगा, पता है ना, क्योंकि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन पी। ठीक है, या यूं कहे तो अगर मैं ग्राफ ऐसे खींचा दूँ, एक ग्राफ अपन ऐसे बनाते हैं। आइए एक और अपन ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इधर 1 अपॉन पी ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैं क्या ले लेता हूँ, लेमडा, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे अपन 2 प्रकार से ग्राफ बना सकते। लेमडा और 1 अपॉन पी हो तो अपना ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, और लेमडा और पी के मध्य हो तो अपना ग्राफ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन पी। ठीक, आगे चलिए। अब अपन इस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो कण की अपाक्षीय गति, एक पढ़ेंगे अपन कण की अनापेक्षीय गति। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक तो यहाँ पर प्रकाश है जो एक पूरा पुंज के रूप में जा रहा है, और इस प्रकाश के अंदर क्या है, कण। तो प्रकाश का वेग तो क्या होता है, c, और कण का वेग अपन क्या ले लेंगे, v। देखो कैसे पढ़ेंगे, आइए मैं इसको समझा रहा हूँ कि एक प्रकाश पुंज के रूप में जा रहा है जिसके अंदर कण है, कण का वेग तो होता है v, और प्रकाश का वेग क्या है, c। अगर कण की अपाक्षीय गति मतलब कण का वेग बहुत ही कम हो, यानी कण बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो इस कंडीशन में लेमडा आपका क्या चेंज हो जाएगा, लेमडा अपनी पास है ना, h अपॉन p। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम होते हैं। तो आपका लेमडा कितना चेंज हो जाएगा, यह एक बार अपन पढ़ेंगे। कण की अनापेक्षीय गति, जिसके अंदर अगर कण गतिशील है v वेग, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा। तो इसके अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हो जाएगा आपका, अच्छा है ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कण की अनापेक्षिकीय गति। पहला टॉपिक है आपका कण की अनापेक्षिकीय गति। एक्चुअली इंग्लिश में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। मतलब कण आपका धीरे चल रहा है, मतलब या यूं कहे तो कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है। जब आप ऑफलाइन आओगे ना तब इसका अपन इंग्लिश नाम मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। कण की अनापेक्षीय गति। अनापेक्षीय गति का मतलब यदि कण का वेग v, यदि कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम हो, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि v इज वेरी वेरी लेस देन c से। यही चीज़ है, देखो कि कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम हो, या अपन ये कह सकते हैं कि एक जगह आपका कण रुका हुआ है। मतलब अपन ऐसे बता सकते हैं कि एक जगह आपका रुका हुआ है, तथा कण का विराम द्रव्यमान m बराबर m0 है। मतलब
विराम द्रव्यमान अपन देते हैं किसी वस्तु को, विराम द्रव्यमान अपन किसे लिखते हैं m0। विराम द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया कि वस्तु आपकी एक जगह रुकी हुई है, ये अपने को पता है, ठीक है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि अगर कण का वेग v प्रकाश के वेग की तुलना में कम हो तो अपन कह सकते हैं कि आपका कण देखा जाए तो बहुत स्थिर है, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। तो अपन उसका द्रव्यमान m है, अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, अपन उसका द्रव्यमान m को m0 के बराबर है। तो अपन लिखेंगे, देखो डी ब्रोगली संबंध से अभी जो पढ़ा अपन ने, डी ब्रोगली संबंध से, डी ब्रोगली संबंध क्या कहता है आपको पता है, लैम्डा बराबर h/p या क्यों कहे तो h बराबर m0v, ये उस कण का संवेग हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपन ने, आप बोलोगे m और c नहीं लिखा क्योंकि अपन यहाँ पर कण लेके चल रहे हैं, तो कण का संवेग क्या होता है आपको पता है, लैम्डा बराबर h/m0v विराम द्रव्यमान के रूप में, ठीक है। और कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपको पता है, कण की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर mc², आंशिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर क्या होता है, कण की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखेंगे अपन। कण की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगी 1/2 m0v², ये अपन लिख सकते हैं कण की गतिज ऊर्जा। एक मिनट, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, आप चाहो तो इसकी एनर्जी कौन सी बता सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो E बराबर 1/2 m0v², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, E बराबर 1/2 mv², ठीक है। आप इसको इधर भेजिए तो आपका हो जाएगा ये 2E बराबर m0v², 2E बराबर कितना हो गया आपको बताया m0v², ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक m0 से दोनों तरफ मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिएगा आप, m0 से अगर अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2m0e, ठीक है। 2m0e बराबर m0² v², ये हो जाएगा आपका। इसको अपन ने m0 से मल्टीप्लाई किया तो 2m0e बराबर m0² v²। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास मान हो जाएगा 2m0e बराबर m0v। आपने इसका एलसीएम निकाल लिया तो आपके पास कितना आ गया m0v, ठीक है। अब अपने को पता, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन m0e की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2m0e, 2m0e, ये आपके कण की अपेक्षित गति का फॉर्मूला है, 2m0e, लैम्डा बराबर h/2m0e, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी कण की अनापेक्षिक गति। ध्यान रखना, अगर आपका कण प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम गतिशील हो तो उस कंडीशन में आपकी डी ब्रोगली रिलेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h प्लांक कांस्टेंट, 2m0 उसका विराम द्रव्यमान, E क्या हो उसकी कण की ऊर्जा है। अब अपन पढ़ेंगे अपाक्षिक गति। अपाक्षिक गति का मतलब कण भी उस प्रकाश के साथ कंटिन्यू गतिशील है, तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आपका सेकंड टॉपिक हो जाएगा कण की आपेक्षिकीय गति। सेकंड टॉपिक हो जाएगा अपना आपेक्षिकीय। सेकंड पॉइंट आपका, अगर कण आपका अपेक्षिक रूप में हो, मतलब अगर कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना के लगभग हो तो उसकी गति कैसे हो जाएगी। यदि लिखेंगे इसमें, यदि विराम द्रव्यमान m बराबर m0 का एक कण, यदि विराम द्रव्यमान m बराबर m0 का एक कण, v आपका है कण वेग v, और ये v लगभग किसके इक्वल है, c के, अपन ऐसे बता रहे हैं। एक विराम द्रव्यमान का एक कण वेग v से गति कर रहा है, क्या लिखा अपन ने, यदि विराम द्रव्यमान m बराबर m0 का एक कण वेग v से गति कर रहा है, जब वो कंटिन्यू वेग v से गति करेगा तो अपन लिख सकते हैं तब कण का संवेग क्या हो जाएगा, तब कण का संवेग
क्या होता है समय का फॉर्मूला, P बराबर एम वी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं m0v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मैंने आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, m0v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m को अपन ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर एम वी लिखा, और अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है m0v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे डी ब्रोगली तरंग दे रही अटे डी ब्रोगली तरंग दे रही क्या होती है, अपने को पता है कि लैम्डा बराबर h अपॉन पी, या यूँ कहे तो h अपॉन m0v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर सेकंड डाल सकते हो, ठीक है। लैम्डा बराबर h अपॉन पी, h अपॉन m0v 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, एक तो आपकी समीकरण 2 हो गई, और एक अपन इसका मान वापस चेंज करके लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, यहाँ तक लिखना आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इसके आगे अपन दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, वो आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो समीकरण 2 होगी एक तो, और एक अपन इसमें देखेंगे कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा E, कण की ऊर्जा क्या होती है E, संवेग P, संवेग P तथा कण की ऊर्जा E, संवेग P तथा विराम द्रव्यमान m0 में निम्न संबंध होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक रिलेशन है, ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करूंगा, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर है ना 12th क्लास के अंदर था आपके, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा किस प्रकार ये संबंध होता है। ऊर्जा E, कण का संवेग P और विराम द्रव्यमान m0 में एक संबंध होता है E स्क्वायर बराबर, या इधर लिख देते हैं अपन, E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4, ये रिलेशन होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको ये रिलेशन कैसा आया। ऊर्जा, संवेग और विराम द्रव्यमान में ये एक इक्वेशन बनती है अपने पास, अभी मैं इक्वेशन करूंगा आपको कि सिद्ध करोगे ये मान ऐसे होता है, E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4, ठीक है। और यदि कण की गतिज ऊर्जा, यदि कण की गतिज ऊर्जा K हो तो निम्न संबंध है। अगर अपन कण की गतिज ऊर्जा K मान ले तो अपने पास क्या संबंध आ जाएगा, तो निम्न संबंध है कि क्वेश्चन होती है अपने पास K बराबर E माइनस m0 C स्क्वायर। ये देखिएगा आप, फॉर्मूला अपन ऐसे निकालते हैं, ये आपका ऐसा आया, E बराबर होता है K प्लस m0 C स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। फॉर्मूला होता है अपने पास कि कण की अगर कुल ऊर्जा E निकालनी हो तो E बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका आंशिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, दोनों एनर्जी मिलकर K बनता है। तो E बराबर K प्लस m0 स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आपको K निकालना हो तो K बराबर अपन क्या कर सकते हैं E माइनस m0 C स्क्वायर, ठीक है। और K का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए आप, K का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर रख देते हैं अपन, है ना। रखिए आप, K का मान जब आप समीकरण 3 में रखोगे, कहाँ पर रखोगे बताइए, E का मान, E का मान सॉरी, E का मान समीकरण 3 में, यहाँ से आप E निकालिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा K प्लस m0 C स्क्वायर, ठीक है। यही मान आपको यहाँ रखना है, तो आप रखोगे E का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है K प्लस m0 C स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4, क्लियर। E स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिख दिया, K स्क्वायर प्लस m0 C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। खोलिए आप इसको, K स्क्वायर प्लस 2K m0 C स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस 2K m0 C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4 बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4, ठीक है। ये अपने पास मान खुल गया।
इसको अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ये मान आपका ऐसा कैसे, देखो m0 स्क्वायर C4 से आपका m0 स्क्वायर C4 कट गया। अब इस मान से आप k वापस कॉमन ले लीजिए, जब आप k कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, k प्लस 2m0 c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर। ये मान आपका किसके बराबर हो गया, k प्लस 2m0 c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप p स्क्वायर निकालते हो तो p स्क्वायर का मान आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/c, नीचे आएगा ना 1/c स्क्वायर k प्लस 2m0 c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू आ गई। देखो थोड़ा आप वापस समझ लीजिए, एक तो अपनी समीकरण 2 बनी हुई इसके अंदर, ये थोड़ा टॉपिक आपका लंबा है कण की अनापेक्षिक गति का। एक अपने पास समीकरण 2 बनी हुई है, फिर अपन ने इसमें रिलेशन देखा कि कण की ऊर्जा E, संवेग P तथा विराम द्रव्यमान जो m0, इसमें निम्न संबंध होता है, E स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4, ये अपने को पता है। ठीक है, इसको अपने बनाए समीकरण 3, अभी मैं आपको बताऊँगा कैसा है। ठीक है, एक होता है कि यदि कण की गतिज ऊर्जा k हो तो निम्न संबंध होता है, k बराबर E माइनस m0 c स्क्वायर, ये ऐसा है। यहाँ से मैंने E का मान निकाला और E का मान मैंने यहाँ रख दिया, तो अपने पास क्या बन गया, k प्लस m0 c स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। इसको मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला, ये मान आपका ऐसा कैसे रहा, m0 स्क्वायर C4 से m0 स्क्वायर C4 कट गया, तो आपके पास यहाँ से मैंने k कॉमन ले लिया, तो आपकी समीकरण क्या बन गई, k प्लस 2m0 c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से मैंने p स्क्वायर निकाला तो p स्क्वायर बराबर 1/c स्क्वायर k प्लस 2m0 c स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से p निकालूँ, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, p, इस मान से अगर अपन p निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, p बराबर 1/c, ये सारा मान आपका अंडर रूट में आ जाएगा, k प्लस 2m0 c स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, यहाँ पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब अपने को पता है, अतः डे ब्रोगली रिलेशन क्या होता है आपको पता है, लैम्डा बराबर h/p। डे ब्रोगली रिलेशन क्या होता है अपने को पता है, लैम्डा बराबर h/p। तो मान रखिए आप, तो लैम्डा बराबर h आपका ऐसा कैसे, इस p की जगह 1/c लिखेंगे तो c तो आपका चला गया ऊपर, c आपका ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट में मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट k प्लस 2m0 c स्क्वायर। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 4। बस ये आपकी कण की अनापेक्षिक गति के अंदर डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे समीकरण 2, जो पहले एक समीकरण 2 पीछे बनी हुई है ना, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 कण की कण की अपेक्षिक गति के लिए डी ब्रोगली रिलेशन है। बस ये आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट है, कण की अनापेक्षिक गति, कण की अपेक्षिक गति, डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। अब कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे, वो अपन न्यूमेरिकल क्या करेंगे आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट है, ध्यान रखना। तो आज का मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ जो अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका कि डे ब्रोगली रिलेशन को समझाइए। डे ब्रोगली रिलेशन को समझाइए, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। ठीक है, डे ब्रोगली रिलेशन को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कण की अपेक्षीय, कण की अनापेक्षीय, दोनों एक साथ लिख देता हूँ ना, अनापेक्षीय तथा आपेक्षिकीय गति के लिए, आपेक्षिकीय गति के लिए डे ब्रोगली रिलेशन को समझाइए। डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य रिलेशन एक ही बात ध्यान रखना है ना, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को समझाइए। ठीक है, ये दोनों आप क्वेश्चन करना, यूनिट सेकंड आपकी स्टार्ट हो रही है, चीज़ ध्यान रखना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास अच्छी हो गई लंबी सी। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, और नहीं भी आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, या जो अननोन बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।